मईशत मुश्किलात और माहिरीन में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे होंगे शहबाज जैदी से। एफबीआर के इससे पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं इमरान खान के जमाने में, और ओवरऑल जो पाकिस्तान के टैक्स के हवाले से एक हमेशा ही आलमी इदारे भी और सारे माहिरीन इस हवाले से बात करते जरूर पाए जाते हैं कि पाकिस्तान को अपने टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत है। किस तरह बढ़ेंगे और क्या इकोनॉमी में इतना कुशन है, उस पर हम बात करते हैं शहबाज जैदी से। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस साल के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं टारगेट के पास हैं, क्योंकि इस दफा तो मईशत जो है वो ग्रो भी उस तरह से नहीं कर रही और कुछ अंदाजे तो ये हैं कि शायद श्रिंक करेगी। देखिए, इकोनॉमी तो डेफिनेटली श्रिंक किया है और इकोनॉमी का साइज कम हुआ है, मगर क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं हमारी बहुत बड़ी तादाद टैक्सेस की जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है, और क्योंकि रुपी जो है वो अगेंस्ट डॉलर गिर गया है तो टैक्स की कलेक्शन उससे कंपेंसेट हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स थे और जो हमारा जो कलेक्शन होगा उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। अगर हुआ भी तो मैक्सिमम 200 बिलियन से ज्यादा नहीं होगा वो। लेकिन अगर उसको हम रियल टर्म्स में कंपेयर करें, इन्फ्लेशन जिस मुल्क में इतनी हो, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही हो, तो ये सारे फैक्टर्स कैसे इनकॉर्पोरेट इन होंगे? देखिए, अब बात बड़ी सिंपल सी बात ये कि ऐसा सब कि अब जो पाकिस्तान की पोजीशन एमर्ज हो रही है इसमें तो कोई फ्यूचर मुझे आगे बड़ा परेशान को नजर आ रहा है, क्योंकि जो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे और जो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे, अगर आप उसको मिला के प्रोविंसेस का शेयर माइनस कर दें तो आपके पास तकरीबन 5,000 से कम रुपए बचते हैं, 5,000 बिलियन से कम बचते हैं, और सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 7,500 बिलियन से ऊपर का होगा। तो आप तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे 2,500 से। तो पाकिस्तान की फिस्कल पोजीशन, टैक्स की पोजीशन ऐसी है कि उस पर आप ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम अगर कुछ भी कर लें, जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम है, हमें एक स्ट्रक्चर बहुत बड़ी रिफॉर्म करनी है, रिफॉर्म कर लें या स्ट्रक्चर को, पूरा पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है, अदरवाइज ये कंट्री के फिस्कल साइड बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो अगर आम अल्फाज में ये समझा सकें इस वक्त कि हमारे पास जो टैक्स हम जमा कर रहा है पाकिस्तान, वो कहाँ से आते हैं? वो भी तो अगर इनएफिशिएंसी, उसको अगर हम कंपेयर करें एक इनएफिशिएंसी के एग्जांपल के तौर पर, और क्योंकि सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ज्यादातर, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है जो कि मर्जी से कोई टैक्स नहीं दे रहा, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें हम ये कहेंगे डायरेक्ट सिस्टम है और बड़े प्रोडक्टिव टैक्सेस हैं। लेकिन पाकिस्तान के टैक्सेस तो उससे पूरे अगेंस्ट हैं उसके। तो एफबीआर क्या करता है? अब पूरा जो रेवेन्यू यूनिट्स हैं वो क्या करते हैं इस हवाले से? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी अहमियत रखती है, हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते। दो बुनियादी हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, एक सेक्टर है एग्रीकल्चर और उसका रिलेटेड सेक्टर, वो इकोनॉमी का तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब मईशत का 50% ज़राअत है या ज़राअत से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ज़रा खाद का है और आड़ती है और सारा जो है वो, और तकरीबन इसी तरह हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर रिटेल, होलसेलर और रिटेलर है। तो अगर ये दो सेक्टर जो तकरीबन मिला के 50% ऑफ इकोनॉमी में शेयर है इनका, और अगर वो टैक्स में तकरीबन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो ये पाकिस्तान की नाकामी है टैक्स सिस्टम की। और हमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। दो पाकिस्तान के मईशत के बड़े सेक्टर, ज़राअत और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, और रिटेलर और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, पाकिस्तान के टैक्स में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में तकरीबन 50% से प्लस हैं। तो अगर 50% इकोनॉमी टैक्स ही नहीं दे रही तो उसमें फिर आप क्या एफबीआर को, आप एफबीआर की बात करेंगे या एफबीआर के लॉ? लेकिन जब आपने एफबीआर के साथ काम किया, आप अगर कह रहे हैं रॉकेट साइंस नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कर पाए आप? मैंने दो बातें ना, मैंने रिटेलर्स की वजह से तो मैं वापस आ गया था। मेरा झगड़ा किस रिटेलर से तो हुआ था, मेरा जो झगड़ा था वो रिटेलर के साथ ही था ना जी। मेरा अगर आप मेरा टेन्योर देखें तो मेरा तो सारा इख्तिलाफ ही रिटेलर से हुआ था और एग्रीकल्चर आड़ती से हुआ था। मैं तो इसलिए मैं छोड़ के आ गया, मुझे कोई जरूरत नहीं थी वहां बैठ के लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर करने की। जब मैंने देखा कि रिटेलर और एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स देने टैक्स के सिस्टम में, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर के जो आड़ती थे और जो उनके सारा सिस्टम था, अगर वो टैक्स नहीं देना चाहते तो फिर वहां बैठने का फायदा नहीं था। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई आई लेफ्ट आउट। तो अगर एफबीआर का चेयरमैन जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये कर सके, तो कौन करेगा फिर इसके बाद? मैं जब था, मेरे साथ पूरी सपोर्ट थी आर्मी की, मेरे साथ बाजवा साहब का, इमरान खान का पूरा सपोर्ट था। मगर अगर रिटेलर्स के साथ अगर वो माफिया बन चुके हैं और वो बदमाशी से लोगों को नहीं अब मार्केटों में आने देते
और एग्रीकल्चर के आड़ती वो एक क्या है। तो मैं कहता हूँ आप लगाएं आर्मी और टैक्स कलेक्ट करके दिखा दे मुझे। ये जो हम बार बार बातें करते हैं कि एफबीआर चेयरमैन ने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये पॉलिटिकल, ये बेकार की बातें हैं। मैं आपको कैंडिडली कह रहा हूँ, कोई मुझे मुशर्रफ साहब चीफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने सर्वे किया था पाकिस्तान में टैक्स के लिए, कहाँ है वो सर्वे की डिटेल, रिजल्ट बताएं मुझे। तो ये बातें जो है ना कि रिफॉर्म कर दें, आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएं, आईएमएफ टैक्स बढ़ा देगा, ये सब बेकार की बातें हैं। सिंपल बात है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चरिस्ट माफिया और दुकानदार माफिया पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के साथ काम करने को तैयार नहीं है, और वो इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान की, मैं आज आपको कैंडिडली कह रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वो क्या होगा ये मैं और आप बाद में देखेंगे क्या होता है। तो रियल एस्टेट को आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया? रियल एस्टेट का देखिए, रियल एस्टेट हम गलत समझ रहे हैं। रियल एस्टेट पार्किंग लॉट है, रियल एस्टेट में इनकम नहीं है। देखिए रियल एस्टेट तो उस पैसे का पार्किंग लॉट है। ये हम लोग गलत समझते हैं कि रियल एस्टेट में टैक्सेशन, आप समझते हैं मनी लॉन्डर हो रही है, मनी लॉन्डर हो रही है उसकी इसकी वजह से? नहीं, वो तो पार्किंग लॉट है ना, पार्किंग लॉट है। जब मैं पैसे कमाता हूँ विदाउट टैक्स, तो मैं कहाँ रखूंगा? मैं प्लॉट ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब मैं पैसे कमाता हूँ विदाउट टैक्स, तो मैं प्लॉट ले लेता हूँ, उसकी वजह से प्लॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो वो रियल एस्टेट को जो हम बार बार कहते हैं ना, रियल एस्टेट, आप बताएं रियल एस्टेट का कितना इकोनॉमी में फैक्टर है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी इकोनॉमिस्ट को बुला लें, उनसे पूछें कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटी का क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी में, और क्या कंट्रीब्यूशन है रिटेलर का इकोनॉमी के अंदर, और इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों का टैक्स कंट्रीब्यूशन निकाल लें। फिर आप निकालें कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। 25% प्लस बनेगा वो। 25% आपकी वर्किंग है। अगर आप ये नंबर्स ब्रेक डाउन कर सकें मेरी ऑडियंस के लिए, तो क्या जी? यानी आपकी वर्किंग होगी इस पे, अगर आप कुछ ब्रेक डाउन कर सकें। ये मैं ये बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान की मईशत है वो तकरीबन $400 बिलियन की है, तकरीबन 300 बिलियन, 400, ये तो 300 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना जी, मगर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मिलाएं तो तकरीबन 400 बिलियन की इकोनॉमी है। ये 400 बिलियन की इकोनॉमी में 200 बिलियन की ज्यादा इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है या रिटेल सेक्टर है। उस इकोनॉमी का कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के टैक्स में नहीं है। तो कैसे? जो 200 बिलियन बाकी है वो सारा टैक्स दे रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर 10% से भी, या सेल्स टैक्स तो 18% है, लेकिन अगर 10% से भी बाकी वाले 200 अरब पे टैक्स लगता है, तो वो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे बताएं ना कि आम जो है, केला है जो सबको बाजार में मिलता है, इस पे क्या कल्टीवेटर को पैसा मिलता है? ये सारे आड़ती, दरमियान में ट्रेडर है, दूध है, सब्जी है, ये सारे, इनमें कोई टैक्स देता है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं है? तो आप समझ रहे हैं कि निजाम इस काबिल नहीं है कि इनसे टैक्स ले सके? नहीं, निजाम लेना नहीं चाहता, निजाम लेना नहीं चाहता। आप ये गलत फहमी है कि निजाम इस काबिल नहीं है। निजाम का डिसीजन है कि नहीं लेना। आर्मी चीफ भी टैक्स नहीं ले सकता, फौज भी टैक्स नहीं ले सकती। मैं आपको तो आर्मी चीफ लेके दिखाते मुझे, तो पीछे कौन बचा? कल आर्मी चीफ को कहे चेयरमैन एफबीआर अपना जनरल नॉमिनेट करे, अगर वो इंक्रीज करते तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। तो निजाम से क्या मुराद है फिर आपकी? कौन क्या निजाम को आप कैसे डिफाइन करेंगे जो आपको टैक्स जमा करना नहीं चाह रहा, जो आपके ख्याल में? जी, रिटेलर्स है ना पाकिस्तान में, कितने दुकानदार रिटेलर्स है बताइए मुझे। लेकिन वो निजाम तो नहीं है ना शबर साहब। नहीं, सुने ना, पाकिस्तान में कितने रिटेलर्स हैं? क्या उनके ऊपर वो सारे पाकिस्तान में रिटेल रजिस्टर्ड हैं? उनमें टैक्स पेयर है वो सारे? पाकिस्तान में कितने रिटेलर हैं, क्या टैक्स देते हैं बताएं ना दुकानों? क्या पाकिस्तान का कोई टैक्स ऑफिसर किसी मार्केट में दाखिल हो सकता है? कोई इंस्पेक्टर अगर वो पैसे दे रहे होते या टैक्स दे रहे होते या रजिस्टर्ड होते तो फिर ये दिन तो नहीं देखा होता पाकिस्तान। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि लाहौर की तमाम मार्केटें मिला के क्या टैक्स देती हैं? जितना लाहौर की तमाम मार्केटें मिला के देती है, इतना तो शायद पैकेजेस अकेली देती होगी। तो मेरा मकसद ये देखें, ये कोई मसला एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेट का क्लैप्स है, ये पाकिस्तान के निजाम का क्लैप्स है। पाकिस्तान के जो बंदे MNA MPA बैठे हैं, एंड एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, ये इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है ये काम करने की। अब ये समझ रहे हैं कि जी आप मुझे कहानी समझा दें कि ये एफबीआर नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, चेयरमैन चेंज कर दें, IMF ले आए, ये कर दें, ये बेकार की बातें हैं। अब ये टाइम गुजर गया। अगर हिम्मत है तो आ जाए मार्केट में, सड़क पर आ जाए,
गिन ले तो दुकानें आप कितनी है। समझते हैं कि ये सारे सारे अब जो हैं वो माफियाज बन चुके हैं, तो क्या मिन्नत समाजत करके काम चलाना पड़ेगा? लेकिन आप दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि निजाम अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन चूंकि नहीं निजाम खुद देखिए नहीं चाहता, देखिए और निजाम से देखिए मुराद आपकी ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट है और नहीं पॉलिटिशियंस नहीं, हैं जो देखिए पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं। देखिए वो दिन अच्छे थे ना, जब हमारे पैसे पूरे कर देता था, यूएस पैसे पूरे कर देता था, वो अच्छे दिन थे। हम चला रहे थे, पैसे आ जाते थे यूएस से, हमारे पास पैसे आ जाते थे डॉलर से, हम चला रहे थे। अब जब मुल्क क्लैश हो रहा है तो फिर ठीक है, आप देखते हैं कौन करता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप देखते हैं कौन करता है। ये सारे लोग जो आके बैठे हुए हैं, ये सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको कहे कोई रिटेलर को रजिस्टर करके दिखाए। मिफ्ता साहब आए थे रिटेलर पे टैक्स लगाने के लिए, क्या हुआ? उन्होंने 300 रुपए देने से इनकार कर दिया महीने का। क्या मतलब हुआ उसका? मिफ्ता साहब आए थे ना, जो मेरे सिस्टम को उन्होंने चेंज किया था। मैंने कहा था CNIC दें। मैंने ये कहा था जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने कहा जो बंदा परचेज कर रहा है वो अपना CNIC दे रिटेलर को। क्यों? रिटेलर मेरे सामने आए थे, इसलिए मिफ्ता साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, शब्बर साहब तो बेवकूफ आदमी है, मैं इनसे लूंगा 300 रुपए फिक्स टैक्स। क्या हुआ? मिफ्ता साहब का सिस्टम दे दिया अभी रिटेलर्स ने। क्या बात कर रही है? तो ये बुनियादी तौर पर असद साहब, ये पाकिस्तान का पूरा माफिया है। ये सारे MNAs MPs हैं, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, या एग्रीकल्चरिस्ट है या ट्रेडर है। वो टैक्स कैसे देगा भाई? आप समझे ना, मेरी बात समझें। वो कैसे टैक्स देगा? उसका तो धंधा ही है। लेकिन टैक्स कोई भी मर्जी से पूरी दुनिया में, शबर साहब, अपनी मर्जी से तो कोई भी पूरी दुनिया में टैक्स नहीं देता ना। एक निजाम होता है जिसका आपको डर होता है, मेरी टाइम बात को सुनना, इम्प्लीमेंट होती हैं चीजें अपनी तो मर्जी उसके की बात अकॉर्डिंगली नहीं है। होती हैं। जी। आपने कभी पाकिस्तान आपने कभी पाकिस्तान में आड़ती के टैक्स के बारे में सुना है? किसी डिबेट सुनी है कहीं? आपने कभी आड़ती का नाम सुना था? मेरे अलावा किसी से सुना है कभी आपने? मेरे अलावा किसी आदमी से कभी आपने आड़ती का नाम सुना है? मैं तो आई वाज द ओनली पर्सन जो बार बार कहता हूँ आड़ती से टैक्स लो। क्या मतलब है इसका भाई? ये पूरा एक सर्कल है, इसमें सब हिस्सेदार हैं, इसमें सब हिस्सेदार हैं। जब मैंने प्रॉपर्टी का टैक्स लगाया था, और मैंने प्रॉपर्टी को हाई वैल्यू किया था मेरे टर्म में, तो मेरे सामने कौन आया था? तो शबर साहब, आड़ती के साथ सबसे बड़ा मसला था क्या? आपने आड़ती पे जब टैक्स लगाने की कोशिश की और उसके साथ साथ आपने रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की कोशिश की, वहां पे जो इशू आता है वो आपको लगता है कि वो सारी एस्टेब्लिशमेंट या जो ओवरऑल अगर हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं वो उनको बैक कर रहे होते हैं, इस वजह से ये इतने मजबूत हैं, या इनका शेयर है इस पूरे किस्से में? देखिए, ये पूरा पाकिस्तान में टैक्सेशन है ना, ये एक अर्बन सब्जेक्ट है। मतलब ये शहरों के लोगों के लिए है, जबकि इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन 50% रूरल के लिए है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी ने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि रूरल एरिया वाला टैक्स देना है उसको। तो ये मैं रूरल में एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा। जब पूरा आपका जो रूरल इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का 50% है, तो उसमें जो कल्टीवेटर है वो तो एक प्रोडक्ट को बेच देता है, मगर उसके बाद जब मार्केट में वो आती है उसके दरमियान में ह्यूज प्रॉफिट होता है, उसके दरमियान में ह्यूज इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी के लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये सारे रूरल एरिया से आते हैं। इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी वहां से बिलोंग करती है। ये इस पर बिलीव ही नहीं करते कि उनको टैक्स देना। ये समझते हैं कि टैक्सेशन जो होनी चाहिए इनकम पर उनकी होनी चाहिए जो लोग शहरों में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन देखें टैक्सेस की, चाहे वो किसी भी टैक्स की हो, वो सिर्फ शहरों की होती है। तो ये इस तरह से कोई माशरा चल नहीं सकता जब आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रेरियन इकोनॉमी का है। तो वो अगर टैक्स नहीं देंगे, आपका कोई गोश्त वाला, कोई दूध वाला, कोई का मेजर कोई सिस्टम ही नहीं है उनके टैक्स देने का, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ह्यूज उनकी अर्निंग्स हैं, वो कोई टैक्स नहीं देते। तो आप ये जो फिक्स इनकम से टैक्स ले रहे हैं, इस तरह नहीं होता। सिमिलरली पाकिस्तान की कोई मार्केट अपने प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देती, कोई एक भी नहीं दे रहा पाकिस्तान में। तो अब आप मुझे ये समझाइए कि अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे रहा है या सिर्फ इंपोर्ट सेक्टर दे रहा है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल सकती है? ये बुनियादी तो मसला है IMF पाकिस्तान के का। कहने पे इस दफा जो बजट बन रहा है जिसमें IMF की तो तरफ यार से ये IMF कहा जा को रहा समझ है, आएगी ना। लेकिन IMF की नहीं, तरफ से ये तो IMF कहा जा रहा है कि दुनिया पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो इस दफा बनेगा उसमें उनकी जो भी जो रिकमेंडेशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाए, ताकि उनको ये पता चले कि जो भी वादे किए जा रहे हैं दे कैन लाइक दे कैन बी एग्जैक्टली इनकॉर्पोरेटेड
किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। तो ये अगर हम बजट के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जिसमें आमदनी तो सीधी सीधी है नहीं, जो कैसे बनेगा ये मुझे एक बात बजट? फर्स्ट बताएं ऑफ ऑल कि कैसे बनेगा? आईएमएफ की कोई सपोर्ट तो आप पहले रिकमेंडेशन कह है रहे हैं रिगार्डिंग नहीं मिल रही कि ये अमेरिका से। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसके बारे में उन्होंने कभी आज तक कोई लफ्ज बोला है मुझे? अरे यार ये तो बड़ा कहना आसान है टैक्स बढ़ाया जाए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके 23 आईएमएफ प्रोग्राम हुए हैं आज तक, किसी आईएमएफ प्रोग्राम में कभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में अगर एक पैराग्राफ भी हो तो मैं आपका अपना काम छोड़ दूंगा। भाई ये तो बेकार की बातें हैं ना यार। आईएमएफ प्रोग्राम ये तो उनका, वो थोड़ी बताएंगे हमें, आईएमएफ थोड़ी बताएगा यार। मुझे मेरी कंट्री है ना, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है ना रिटेलर का इशू क्या है। मैं थोड़ी बताएगा रिटेलर, वो तो एक अंग्रेजी का जुमला लिख देते हैं कि अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं, खत्म होगी बात। वो बेचारे 3 बंदे आ जाते हैं स्पेन से या नीदरलैंड से, उन्हें क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें उस चीज को। लेकिन अगर किसी के कहने पे भी नहीं हो रहा और खुद भी नहीं हो रहा तो फिर तो निजाम चलने से रहा नहीं। जो निजाम अब एंड हो गया ना, मैं ये कह रहा हूँ निजाम का एंड हो गया ना इस साल 23 के अंदर निजाम का एंड हो जाएगा। जब आप 2023 के अंदर 2500 का नेगेटिव बैलेंस पे स्टार्ट करेंगे तो निजाम का एंड आ गया ना आपका। अब निजाम का जब एंड आएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है 2024 के फाइनेंशियल ईयर में? डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा या बच जाएगा? मैं डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि निजाम का एंड हो गया। इस निजाम के साथ इस निजाम के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। डिफॉल्ट या नॉन डिफॉल्ट तो एक अलग की बात है। अब पाकिस्तान में पहली दफा सारे लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि इस निजाम के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। अब इसके बाद क्या होगा, कौन करेगा, कौन नहीं सही करेगा, कैसे होगा, ये अभी डिसीजन नहीं है। मगर डिसीजन तो वही आएगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या करना है। अब हम बड़ा क्लियर हैं कि होना क्या है। कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी, अगले 2 साल इस तरह से चलाया जाएगा कि पूरा निजाम ओवरऑल किया जा सके। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी का 50% जो कि एग्रीकल्चर और एग्रीरियन इकोनॉमी और रिटेलर होलसेलर है, जब वो टैक्स नहीं दे रहा, जब 7,500 बिलियन रुपीस का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है और नेट रेवेन्यू अवेलेबल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट 5,500 है, तो ये सिस्टम नहीं चल गया, क्लैप्स हो गया है। इसका मकसद एफडीआर रिफॉर्म नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। ये आपको पूरी इकोनॉमी को साथ, अब ये बाकी 50% बाकी 100% को कैरी नहीं कर सकता। ये हमें रियलाइजेशन नहीं, अगर नहीं हो रही तो फिर है ना, फिर की नहीं चलेगा और ये मुल्क क्लैप्स कर जाएगा, और ये क्लैप्स कर रहा है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि जुलाई के बाद ये आगे नहीं चल पाएगा, तो आपको ये चीजें सेटल करनी पड़ेंगी। मैंने आज भी एक ट्वीट दी है, उसमें मैंने ये कहा है कि जुलाई के बाद आप पॉलिटिकल चीजों को जो भी क्या सेटल करना है वो करें, वो आपका मसला है, मगर चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से लाएं या और कोई सिस्टम निकालें, किसी तरीके से आपको एक नेशनल गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। और नेशनल गवर्नमेंट को लाकर 2-3 साल तक आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आसान नहीं होगी। वो जो सेक्टर जो मैंने बात की है, जो पाकिस्तान के माफियाज हैं, उनको सिस्टम में लाना होगा, टैक्सेशन के, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करते फिर ठीक है, स्टेट्स फेल होती हैं, ये स्टेट भी फेल हो जाएगी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप ये आईएमएफ के चेयरमैन एफडीआर चेंज कर दो। तो आप समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के पास सोल्यूशन जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान के ओवरऑल टैक्स सिस्टम पे हम बात कर रहे थे, जो कि आपके ख्याल में अभी काम करता किसी भी सूरत नजर नहीं आता, और ये पूरे निजाम की तब्दीली का मामला जो है उसी पे जाके ये बात खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का आज।